साथियों, पिछली कड़ी में हमने देखा कि कैसे सुभाष बाबू कलकत्ता के जीन रोड पर स्थित अपने घर पर ब्रिटिश सरकार की कड़ी घेराबंदी तोड़कर भागने में सफल रहे। लेकिन क्या घेराबंदी तोड़ने का मतलब इस मामले का अंत था? तो नहीं। तो अगला लक्ष्य क्या था? वो था जल्द से जल्द भारत की सीमा पार करना। इसे प्राप्त करने में क्या क्या चुनौतियां थीं? उन्हें पार करने के लिए क्या उपाय करने पड़े? और आखिर वो कहां और कैसे पहुंचे? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। सुभाष बाबू की गाड़ी घर से जो निकाली, वो सीधे उनके दूसरे एक भतीजे अशोक के घर धनबाद जाकर ही रुकी। एक दिन उसके पास रुकने के बाद वह अगली रात निर्धारित फ्रंटियर मेल को पकड़ने के लिए बिहार के गोमोह नामक एक छोटे और कम यातायात वाले गांव पहुंच गए। वह फ्रंटियर मेल की दूसरी श्रेणी में सवार हुए और पेशावर की कंटोनमेंट नामक छोटे और कम यातायात वाले गांव के रेलवे स्टेशन पर 19 जनवरी 1941 को उतरे। उस समय तक अंग्रेजों के कमीनेपन और कुछ गिने चुने भारतीयों की स्वार्थ की वजह से बेकार में पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था। इसलिए उस वक्त सिंध और पूरा पंजाब हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग था और हमारी सीमा सीधे अफगानिस्तान से जा भिड़ी थी। दोस्तों, यहाँ प्लानिंग पर ध्यान दें। उनके सहयोगी मियां अकबर शाह, मोहम्मद शाह और भगत राम पहले से ही वहाँ उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे और तीनों उस इलाके के अच्छे वाकिफकार थे। जासूसों का खतरा टालने के लिए सुभाष बाबू को एक दिन कम भीड़ वाले ताजमहल होटल में रखा गया और अगले दिन अबद खान नामक एक दोस्त के घर स्थानांतरित किया गया। 27 तारीख को सुभाष बाबू की अदालत की तारीख थी। तब तो ये राज यकीनन खुलने वाली थी। तो उससे पहले सीमा पार करने की दृष्टि से अब इन सभी ने मिलकर आगे की योजना बनानी शुरू कर दी। इसके लिए एक पठान बनाकर उन्हें अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया गया। उसके लिए मोहम्मद शाह ने सबसे पहले सुभाष बाबू को पठानी मुलुक के विभिन्न रीति रिवाज सिखाए। एक ही रात में उनके लिए टोली मुलुक का पहनावा सिला के लिया। सुभाष बाबू ने मौलवी का वेश उतारकर एक चुस्त अभिनेता की तरह पठानी पहराव चढ़ाया और पहला प्रॉब्लम सॉल्वर। दूसरा, आगे किस रास्ते जाएं, तो सीधा रास्ता व्यस्त रहता था, उस वजह से खतरों से भरा, इसलिए उन्होंने लंबा, परेशानी भरा लेकिन कम भीड़ वाला, कम खतरनाक रास्ता चुना। अब तीसरा, बाबूजी के साथ कौन जाएगा? यहाँ तो झगड़ा शुरू हुआ। अंत में जिद्दी और चतुर भगत राम की ही यहाँ वर्दी लगी। लेकिन सुभाष बाबू को ही इस छोटे आकार वाले भगत राम पर साथी करके विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने अकबर शाह को एक तरफ लिया और इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, उसके पिद्दी आकार पर मत जाओ। इस काम के लिए उससे बेहतर और कोई नहीं। उनका पूरा परिवार देशभक्त है। उनके पिता लाला गुरदास मल तलवार एक महान देशभक्त थे। उनके भाई हरकिशन ने तो पंजाब के गवर्नर सर जेफरी मोंटेमोरेंसी पे बंदूक चलाई थी। सौभाग्य से वह कई चोटें खाकर भी बच निकला। लेकिन भगत सिंह की फांसी के 3 महीने बाद ही अंग्रेजों ने बदला लिया और हरकिशन को फांसी दे दी। साथियों, इस मातृभूमि में ऐसे कई देशभक्त परिवारों का जन्म हुआ और उन्होंने अपना पूरा तन, मन, धन मातृभूमि पे निछावर कर दिया। लेकिन वे हमारे इतिहास में या तो दर्ज ही नहीं है और है तो भी बहुत ही मामूली स्वरूप में। इसके पीछे आलस्य भी है और बहुत बड़े स्वरूप में संकीर्ण मानसिकता भी है। लेकिन ये चैनल ऐसे पर्दे के पीछे वाले या जबरन पर्दे के पीछे बंधक बनाए गए देशभक्तों को न्याय या उनकी उचित पहचान दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। ये हमारा पहला कर्तव्य होगा। इसके लिए हम समय की पाबंदी का पालन नहीं करेंगे और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि इन एपिसोड को बिना आलस्य के पूरा देखें। यहाँ हम और 2 व्यक्तियों का उल्लेख करते हैं। सुभाष बाबू के 6 महीने पुराने प्रयास की तैयारी के लिए बाबूजी को कोई असुविधा न हो, इसलिए रामकिशन और आचार्य सिंह, ये 2 युवा साथियों को पहले ही मॉस्को के लिए रवाना किया था। कई दिनों तक पहाड़ी घाटियों से होते हुए वे सीमा पर स्थित अमू नदी पहुंचे। लेकिन तेज बहने वाली नदी को पार करते हुए आचार्य सिंह जैसे तैसे नदी पार पहुंचे, लेकिन रामकिशन धारा में बहकर शहीद हो गए। चूंकि ऐसे शहीदों का साधारण सा कोई रिकॉर्ड है, इसलिए आज हमें आजादी का आनंद लेते हुए ऐसे शहीदों पे ना ही दुख है और ना ही पछतावा।
स्वतंत्रता और स्वैराचार के बीच के अंतर को न समझ पाने का ये एक महत्वपूर्ण कारण है। चौथी बड़ी समस्या भाषा की थी। भेष बदलने से तुरंत वहाँ की पुश्तू भाषा थोड़े ही बोल पाते थे, तो उस पर क्या खूब आइडिया खोज निकाला कि सुभाष बाबू गूंगे बहरे का नाटक करेंगे और भगत राम सभी को यही बताएंगे कि वह उसी तकलीफ को दूर करने के लिए अदा शरीफ की यात्रा पर जा रहे हैं। इससे दो फायदे होने वाले थे। एक ये कि सुभाष बाबू के न बोलने के कारण वह इधर के नहीं है, ये किसी को पता नहीं चलने वाला था। दूसरा ये था कि यह गूंगा बहरा किसी नेक यात्रा पर जा रहा है, ये जानकर उन्हें सामने वाले की सहानुभूति मिलने वाली थी। वैसे भी उन्हें एकांत में ना बोलने की आदत हो गई थी और वे भली भांति जानते थे कि एक नेता को एक अच्छा अभिनेता होना जरूरी है। सारी तैयारियां हो जाने के बाद 21 जनवरी की सुबह 6:30 बजे मंडली गाड़ी से अगली यात्रा के लिए निकल पड़ी। सबसे पहला टोल नाका जाम रोड पर गाड़ी को रोका गया। वहां के सिपाही को इस नए पठान पे संदेह हुआ, तो सुभाष बाबू ने कान पे हाथ रखकर बहरे गूंगे होने का नाटक किया। उस बहरे गूंगे पे रहम आके हवालदार ने कार को आगे जाने दिया। आइडिया सक्सेसफुल और पहला टप्पा पार। अब गाड़ी आगे बढ़कर आफरीदी शिनवार की दरगाह पर जा रुकी। यह गाड़ी का अंतिम चरण था, क्योंकि उबड़ खाबड़ सड़क के कारण गाड़ी यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसलिए अबद खान, रहमत खान मंडली जो गाड़ी से छोड़ने आए थे, वापस लौट गए और अब सुभाष बाबू और भगत राम दोनों ने एक गाइड की मदद से अपनी अगली यात्रा शुरू कर दी। उस सूखे निर्जन प्रदेश के छोटे बड़े उतार चढ़ाव से होते हुए रात को पीर खान मैना नामक गांव पहुंचे और रात बिताने के लिए उसी गांव में पुजारा नामक एक सार्वजनिक मंदिर में पहले के 25 लोगों के साथ इन्होंने भी शरण ली, जिसका आकार लगभग सिर्फ 16 फुट बाय 50 फुट था। रात के खाने में भगत राम ने कुछ नमक लगाए हुए अनार और फीकी सी चाय का कहीं से बंदोबस्त किया और उस सीमित कमरे में कड़कड़ाती ठंड से सुरक्षा और आराम के रूप में घास की एक परत पर सो गए। चूंकि सुभाष बाबू पिछली बीमारी और उसके बाद आने वाली सभी कठिनाइयों से थक चुके थे, भगत राम ने अगली सुबह एक सिख दुकानदार से अगले पड़ाव तक के लिए गुहार लगाकर एक खच्चर का बंदोबस्त किया और अगली यात्रा शुरू हुई। दिन में कुछ पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरते हुए रात 9 बजे के दरमियान वह एक संकरी घाटी में प्रवेश कर गए। उसे पार करने के बाद एक ढलान आई और ठंडी हवा चलने लगी, क्योंकि अब बर्फीली सड़क शुरू हो चुकी थी। इधर खच्चर के पैर बर्फ पर फिसलने लगे और एक बार तो सुभाष बाबू को लेकर वो गिर पड़ा। चूंकि अब से खच्चर पर यात्रा करना संभव नहीं था, सुभाष बाबू भी पैदल ही चलने लगे। आखिर रात 1 बजे वे एक पहाड़ी की तलहटी वाले गांव पहुंचे। उन्होंने वहां गाइड के एक परिचित के पास रात बिताई। उसने ही उन्हें भोजन भी उपलब्ध कराया और थोड़ी नींद लेने के बाद किसी को शक न हो, इसलिए उन्होंने बड़ी सुबह आगे की यात्रा शुरू की। इधर भगत राम ने एक बार फिर से इस घर मालिक से ही खच्चर का जुगाड़ किया। अब अफगान क्षेत्र शुरू हो गया था। उजाड़ पहाड़ियों, जली हुई भूमि, बंजर शुष्क क्षेत्र के बावजूद सुभाष बाबू को ये भूमि बहुत सुंदर लग रही थी। क्यों? क्योंकि वह क्षेत्र किसी का गुलाम नहीं था। दूसरे शब्दों में सुभाष बाबू ने भारत की सीमा पार कर इस पहले विदेशी देश, इस स्वतंत्र विदेशी देश में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। पलायन का एक महत्वपूर्ण चरण निश्चित रूप से यहाँ सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी भागने की कहानी कतई खत्म नहीं हुई है और खतरा पूरी तरह टला नहीं है। वो कैसे, वही समझाएंगे। आगे देखिए। सुबह 9 बजे यात्री गरडी पहुंचे, लेकिन यात्रा बिना रुके चलती रही। वहां से वे दोपहर 3 बजे बसोल गांव पहुंचे। अब उनके पेट भूख से बुरी तरह जल रहे थे, लेकिन कोई जोखिम न हो इसलिए वे वहां भी नहीं रुके। आगे भगत राम ने एक लॉरी को रोका और उसमें चाय की पेटियों पर बैठकर रस्सी को कसकर पकड़कर ताकि गिर न जाए अगली यात्रा शुरू हुई। पेड़ों की शाखाएं दोनों ओर से न लगे, इसलिए उन्हें मिस करने की एक्सरसाइज भी उन्हें करनी पड़ रही थी। उसमें लॉरी के लंबी दूरी तय करने के बाद शाम के समय बर्फ गिरने लगी तो उससे ठंड लगने लगी। ऐसी दिव्य यात्रा आधी रात तक चलती रही और आखिरकार जलालाबाद के करीब अदा शरीफ के पास आके रुकी।
लेकिन यहाँ उन्हें सही और भरपूर भोजन मिला और रात के लिए आश्रय के रूप में उन्हें एक सराय में आश्रय भी मिला। अगले दिन उन्हें पैदल ही आदा शरीफ से जलालाबाद जाना पड़ा। हाई में पहुंचने के बाद एक बार फिर से उनकी यात्रा लॉरी से शुरू हुई। दिन भर का सफर तय करने के बाद वे सवेरे 4 बजे राह की आखिरी चौकी बुधखाक पहुंचे। रात भर बर्फ में खड़ी पुलिस अब थक चुकी थी और बिना किसी किचकिच के उन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ने दिया और आखिरी पड़ाव भी सुरक्षित निकल गया। अंत में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 27 तारीख को सुभाष बाबू अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण शहर काबुल पहुंचे। ये सफर यहाँ तो पूरा हुआ होगा, पर नहीं दोस्तों, बिना वीजा के किसी भी देश में रहना कानूनी अपराध है। इसलिए सुभाष बाबू के लिए जल्द से जल्द किसी और देश से ऐसी अनुमति और शरण लेना बहुत जरूरी था। तो इसे पाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा और किस देश ने उन्हें वीजा दिया, वो हासिल करने के लिए कौन कौन से देशों ने उनकी कैसे मदद की, इसे अगले भाग में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, ये चैनल हमने इतिहास में घटी देश विदेश की अच्छी बुरी पर महत्वपूर्ण घटनाओं को प्लान व्यू द्वारा भौगोलिक परिस्थिति के साथ यूनिक तरीके से दिखा के समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको वो ऐतिहासिक घटनाएं समझने में आसानी हो और उसमें से जो भी अच्छा है उसे अपने देश की उन्नति के लिए स्वीकार करें और उनमें जो भी गलतियां हैं उनसे सबक ले और वे हमसे भविष्य में ना हो इतने जागृत बने। हर एक भारतीय एक जानकार व्यक्ति, एक जिम्मेदार नागरिक और एक सकारात्मक देशवासी बने, इसी विजन के साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारा ये प्रयत्न आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने इस इबुना और हम चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमें ऐसे ही नए नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।